हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पॉलिटी को करते हुए आ रहे हैं, हमने जो हमारे पिछले 19 भाग हैं सभी को हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। जो हम आज कवर करेंगे, हम जो हमारी पॉलिटी का भाग 20 है, ठीक है, इसको आज हम कवर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, इसके अंदर जो हमारा आर्टिकल आया था भाग 20 के अंदर, यह हमारा आर्टिकल 368 आता है, यानी कि अनुच्छेद 368, ठीक है। यह हमारा भाग 20 है। इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है, हमारा आर्टिकल 368, ठीक है। और यह हमारा आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने अभी तक हमारा आर्टिकल 368 है, इसको इतनी गहराई से अभी तक आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा जितनी गहराई से दोस्तों आज हम इसमें जानेंगे। यानी बिल्कुल जो हमारी डीप थ्योरी है, इसको आज इसमें आर्टिकल 368 को हम कवर करेंगे, ठीक है। बस दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना, और अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाया तो दोस्तों साथ में नोट्स क्लास के बनाते हुए चलना, ठीक है। और दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को दोस्तों लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। दोस्तों, हमारा जो आया था ये संविधान संशोधन, ठीक है। जो हमारा संविधान संशोधन है, ये हमारा भाग 20 के अंतर्गत आया था, और ये अनुच्छेद जो हमारा 368 आया था। यानी जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया कि जो भाग 20 है हमारा, इसके अंदर जो हमारा अनुच्छेद आया था, ये सिर्फ इसके अंदर जो एक ही अनुच्छेद आया था, हमारा अनुच्छेद 368, ठीक है। और दोस्तों, इसको हम बिल्कुल बहुत गहराई से देखेंगे, यानी कि शायद यहाँ अपने दोस्तों इतनी अभी तक इतना होता है कि हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं जो आर्टिकल हमारा 368 है, ये संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया, हमारा ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, उससे हमने इसको जो है अडॉप्ट किया, यानी उससे हमने इसको अपने भारतीय संविधान में शामिल किया है। बस दोस्तों, आपने जो है इतना ही पढ़ा होगा अधिकतर, ठीक है, या थोड़ा बहुत इससे ज्यादा पढ़ा, लेकिन हाँ, इसमें देखेंगे कि क्या क्या इसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, और इसमें जो बहुमत वगैरह किस बहुमत से इसको पास किया जाता है, ठीक है, और क्या इसकी आलोचना हुई थी, इसकी बिल्कुल पृष्ठभूमि जो गहराई से हमारा हुआ था उसको बिल्कुल इसमें जानते हुए चलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, हमारा जो है ये संविधान संशोधन, ठीक है, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में जो है इसके प्रावधानों को शामिल किया गया था, ठीक है। दोस्तों, इतना तो हमारा एक मेन टॉपिक हो जाता है, यानी कि ये मेन जो हमारा स्लाइड पे ये हमारा सिर्फ इतना ही अधिकतर होता है कि इतना ही यहाँ से हमारा कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेकिन जो हमारे दोस्तों अपर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के जो एग्जाम्स होते हैं, और जैसे हमारा जैसे यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, तो क्योंकि दोस्तों वहां से जो क्वेश्चन बनता है हमारा कथन के रूप में क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे जो एग्जाम्स में हमारा एग्जामिनर का जो माइंड सेट हो रखा है, वो एकदम जो क्वेश्चन को बनाता है वो हमारे कथन के रूप में क्वेश्चन दे रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके। तो दोस्तों, उसके लिए जो है हमको जो थ्योरी बिल्कुल डीप पढ़नी होती है, जिससे कि हम कथन को अच्छे तरीके से वहां पर बना सकें, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे दोस्तों इसी में ही कि इसको हमारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आर्टिकल 368 में जो इसको शामिल किया था, और ये हमारा भाग 20 के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, इसी में देखेंगे हमारे अगले पॉइंट है। बस दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास में लास्ट तक बने रहना, क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। इसमें दोस्तों हमारा ये दे रखा है कि संसद को अपनी घटक शक्ति का उपयोग करते हुए संविधान में किसी भी संशोधन को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने का अधिकार है। और दोस्तों, जो संविधान के अंदर जो संशोधन करने का जो अधिकार, जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं, यह हमारे देश की संसद को, जो इसकी शक्तियां देश की संसद को जो प्राप्त है। तो हमारी जो देश की संसद है, ये संशोधन करते समय जो इसमें कुछ संविधान के अंदर जोड़ भी सकती है, उसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है, और जो हमारा संविधान है उसमें से जो निरस्त कर सकती है, यानी उसमें से कुछ भी हटा सकती है, ठीक है। तो हमारा ये आर्टिकल, मतलब जो आर्टिकल 368 इसके अंतर्गत जो है ये हमारे देश की संसद को अधिकार और ये शक्तियां प्रदान की गई हैं, ठीक है। अब दोस्तों, इसी में हमारा अगला पॉइंट ये देख लेंगे हम कि संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा संविधान में संशोधन अगर हम करेंगे तो जो हमारा संशोधन होगा वो केवल हमारा संसद के अंदर ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हम संशोधन करेंगे संविधान के अंदर कि वो राज्य विधानमंडलों के अंदर भी हो जाए, ठीक है। ये हमारा सिर्फ संसद के अंदर ही संशोधन होता है हमारा। और संसद के अंदर भी दोस्तों, इसमें जो है संसद के किसी एक सदन के अंदर, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में, एक विधेयक पेश करके जो शुरू किया जाता है। यानी कि संविधान अगर हम करेंगे तो संसद के किसी भी एक सदन में पहले हमको जो एक विधेयक पेश करना होगा, फिर उसके बाद में जो उसके ऊपर जो प्रक्रिया चलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों, इसी में हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि इसमें जो हमारा अनुच्छेद जो है 368 ये भारत के संवैधानिक ढांचे के संरक्षण के लिए न्यायिक समीक्षा के महत्व को भी स्वीकार करता है। यानी दोस्तों, इसमें यह हमारा जो अनुच्छेद 368 है, ये इसमें यह मतलब जो ये इसमें
ये अधिकार भी देता है कि जो भारत का संवैधानिक ढांचा है, ठीक है, उसका संरक्षण करने के लिए, ठीक है, तो जो हमारी न्यायिक समीक्षा होगी, न्यायिक समीक्षा के जो महत्व है उसको भी स्वीकार करता है। यानी ये दोस्तों न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा न्यायालय ने, ठीक है, न्यायालय ने हमारा कोई मतलब केस है, ठीक है, उसमें जो उसने फैसला दे दिया, अब जो उसी से संबंधित हमारा कोई एक अगला केस आ जाता है, तो उसमें न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है जो हमारा पुराना केस था उसको भी वहां से जो है उसको खोल करके मतलब जो उसको मतलब जो अगला फैसला लिया जाएगा वो उसके आधार पर लिया जाएगा, और जो जो उसमें कमियां वगैरह दिखाई थी वो नए केस में नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसका यह है कि जो हमारा नया जो केस आया था उससे संबंधित, यानी जो हमारे पुराने केस में सुनवाई आई थी उसका पुनर्विलोकन हो सके, ठीक है, ये हमारा न्यायिक समीक्षा उसमें बताता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें ही हम देखेंगे जो हमारे न्यायालय प्रक्रिया से सुरक्षा दी जाती है हमारा, ठीक है, जो हमारा मूल जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी न्यायालय प्रक्रिया के द्वारा, तो वो किस तरीके से की जाएगी इसको भी दोस्तों हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि 1976 के अधिनियम, जो 1976 का अधिनियम था, ठीक है, के पहले या बाद में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किए गए संशोधन पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा। यानी कि जो हमारा 1976 से पहले जो संविधान जो अधिनियम आया था, ठीक है, इससे पहले या फिर बाद में अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में जो भी संशोधन किए गए उन पर जो है न्यायालय के अंदर जो है कोई भी सवाल नहीं उठाया जाएगा। ये ठीक है, हमारे जो हमारा 1976 में जो हमारा ये अधिनियम आया था, ठीक है, ये इसमें बात कर दी गई थी, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा ये अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद की घटक शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। यानी दोस्तों अनुच्छेद 368 के द्वारा ये इसमें बताया गया है कि संसद की जो घटक शक्ति है, ठीक है, इसकी जो है कोई भी सीमा नहीं है। यानी कि इसमें ये नहीं है कि जो संसद है हमारी, ठीक है, ये मतलब कि इस लिमिट तक इसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है, ऐसी कोई इसके ऊपर जो है मतलब बाउंडेशन नहीं है, कोई सीमा इसकी तय नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में ही हम आगे देखेंगे अगला, इसमें कुछ अगले पॉइंट में कि इसमें यह बताया गया है कि संसद को इस अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रावधानों को जोड़ने, बदलने, नष्ट करने की असीमित जो है शक्ति प्राप्त हुई है। यानी कि जो हमारा आर्टिकल 368 है संसद को एक शक्ति यह भी प्रदान करता है कि संविधान के प्रावधानों को जोड़ने, बदलने और नष्ट करने की जो इसको असीमित शक्ति प्राप्त है। यानी कि अभी हमने पीछे देखा था इसको जो शक्ति थी, ठीक है, ये संविधान में जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि ये कुछ भी जोड़ सकती है संविधान के अंदर, उसमें हमारा बदलाव कर सकती है, यानी कि इसके अंदर से कुछ हटा भी सकती है, ठीक है। जैसे बदलाव करा था हमारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको आर्टिकल 300 के फर्स्ट में पहुंचा दिया, जैसे मैं कि अभी मैं आपको उसमें पीछे पढ़ा करके आए, ठीक है। तो इसको जो है संसद को हमारी असीमित शक्तियां इसमें जो है प्राप्त की हुई है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा दोस्तों जैसे मैं हमारी स्लाइड में जो हेडिंग वगैरह बनी हुई है, आप जो है दोस्तों नोट्स में इसी तरीके से हेडिंग बनाना, ठीक है। जैसे मैं उसी तरीके से आपको बना जो हेडिंग वगैरह उसी तरीके से दोस्तों मैं लिख करके लेके आया हूं, जैसा कि आप जो सेम इसको अपने नोट्स में सेम ऐसे ही कवर कर लें, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमारा जो अगली हेडिंग आती है इसमें आता है कि हमारा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वो किस तरीके से चलेगी और कैसे जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो हम दोस्तों इसी में अपना कवर करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि पॉइंट में दे रखा है कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक केवल संसद के किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं। जैसा ही दोस्तों अभी पीछे मैं आपको बता करके आया हूं कि संविधान जो संशोधन अगर हमें करना है, ठीक है, इसकी प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी वो देखेंगे हम इसमें। जो हमारा संविधान संशोधन के लिए विधेयक पेश किया जाएगा वो अभी मैंने आपको बताया कि वो केवल हमारा संसद के अंदर ही पेश किया जाएगा, वो संसद के किसी भी एक सदन में लोकसभा या राज्यसभा के अंदर जो हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर वो विधेयक प्रस्तुत होने के बाद में जो उसके ऊपर जो है चर्चा वगैरह होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये हमारा राज्य विधानमंडलों में जो है पेश नहीं होता है, ठीक है, राज्य विधानमंडलों को जो संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे कि यह विधेयक किसी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी जो विधेयक जो पेश किया जाएगा, ठीक है, वो या तो किसी मंत्री के द्वारा या किसी निजी सदस्य के द्वारा जो है उसमें जो सदन के अंदर पेश किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो विधेयक हमारा पेश किया जाएगा सदन के अंदर उसमें जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जो है आवश्यकता नहीं होती है। हम दोस्तों इसमें भी जानेंगे कि किन जो विधेयकों को पेश किया जाता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना किन विधेयकों में जो है आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यानी जो हमारा विधेयक होगा, ठीक है, जो आर्टिकल 368 के तहत जो हम आर्टिकल संविधान में संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत हम जो विधेयक पेश करेंगे, ठीक है, वो प्रत्येक सदन से हमारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये होता है विशेष बहुमत का कि सदन की कुल सदस्यता के बहुमतम यानी कि मतलब जो 50% से एक अधिक तथा कुल सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, यह हमारा विशेष बहुमत इसमें आ जाता है। अब दोस्तों हम इसमें यह भी देखेंगे कि जो हमारा संविधान संशोधन है, ठीक है, वो कितने प्रकार से होता है
उसको भी हम आगे अपनी क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि ये हमारा यानी कि इसमें जो कौन कौन से हमारे भाग होते हैं जिनको आर्टिकल 368 के तहत जो हम संशोधन किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमें आगे देखेंगे, अगले पॉइंट में हमारा दोस्तों ये कहा गया है कि प्रत्येक सदन को विधेयक को मतलब प्रत्येक सदन का जो विधेयक होगा को अलग अलग पारित करना होगा। मतलब जैसा कि हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारा प्रत्येक सदन होता है वो विधेयक को अलग अलग पारित करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों ने एक साथ मिलकर पारित कर दिया, लोकसभा से दोस्तों अलग पास होगा वो और राज्यसभा से अलग पास होगा, ठीक है। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में विधेयक पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। अब दोस्तों इसमें यह है हमारा, ठीक है, जो हमारा ये विधेयक है, ठीक है, जो हम विधेयक पेश किया था हमने आर्टिकल 368 के तहत यानी 368 के तहत जो हमने विधेयक जो पेश किया था सदन के अंदर, ठीक है। अब अगर दोनों सदनों के अभी मैंने आपको बताया जो हमारे दोनों सदन है, दोनों सदनों से जो है मैंडेटरी होता है कि अलग अलग ये दोनों अपना उसको जो है पारित कर दें, ठीक है। अगर दोनों सदनों के बीच में असहमति बनी हुई है, ठीक है, वो विधेयक असहमति की स्थिति में मतलब जो दोनों विधेयक हैं ये इसको जो है पास करना नहीं चाह रहे, ठीक है, और जो इस पर विचार विमर्श है और जो पारित करने के लिए दोनों सदनों की जो इसमें संयुक्त बैठक नहीं आएगी। दोस्तों ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो नोट कर लेना, ठीक है। यहां से दोस्तों ये हो जाता है हमारा कि जो हमारे दोनों सदनों में जो इसमें संयुक्त बैठक जो है नहीं लेके आई जा सकती, ठीक है। दोस्तों यहां से जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछ लेता है कि आर्टिकल 368 के तहत अगर हमारा जो दोनों सदनों को पास नहीं कर रहे हैं तो संयुक्त बैठक इस पर आ सकती है नहीं आ सकती। तो दोस्तों इसमें बता दूं आपको जो हमारा आर्टिकल 368 है इस पर जो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये हमारा दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे कि जो यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो उसे आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत अर्थात सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से अनुमोदित किया चाहिए। अब दोस्तों इसका मतलब ये हो जाता है कि यदि विधेयक को संविधान के जो हमारा संघीय प्रावधान है, ठीक है, जो उसका संवैधानिक ढांचा है हमारा, ठीक है, संविधान का, उसमें अगर संशोधन करना चाहता है, ठीक है, उसमें अगर संशोधन ये करना चाहते हैं तो उसे जो है आधे राज्यों की जो विधानसभा है हमारी उस वहां से उन विधानसभाओं से साधारण बहुमत से पास होना चाहिए और सदन में जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं, ठीक है, उनके बहुमत से जो है इसको पास किया जाना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इसी में ही हम आगे देखेंगे जो अगला पॉइंट हमारा इसमें आ जाता है, इसमें यह कहता है कि सदन के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित होने के बाद जहां आवश्यक हो विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। मतलब दोस्तों इसमें ये हो जाता है हमारा अगर हमारे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित मतलब विधिवत यानी कि विधि के रूप से मतलब कानून तरीके से दोनों अगर सदन इसको पास कर देते हैं, ठीक है, पास होने के बाद में दोस्तों हमारा राज्य विधानमंडल भी इस पर जो है समर्थित मतलब जो अपना समर्थन दे देते हैं, ठीक है। फिर जहां भी आवश्यक होता है विधेयक को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए मतलब इसकी जो कार्य जो होता है संसद के अंदर उसको पूरा करने के बाद में फिर इसको जो है राष्ट्रपति के पास में भेज दिया जाता है। और दोस्तों हम इसमें यह भी देखेंगे क्योंकि आपके माइंड में एक डाउट ये हो सकता है कि अगर हमारे संसद के दोनों सदन इसमें पास कर दें, अगर हमारा राज्य विधानमंडल पास नहीं करें, ठीक है, जो हमारे राज्य के विधानमंडल विधानसभा वगैरह वहां से अगर पास नहीं हो तो फिर विधेयक का क्या होगा दोस्तों, इसको भी हम जानेंगे अपनी क्लास में, ठीक है। दोस्तों यहां से मैं तभी आपसे कह रहा हूं कि आपने इतनी गहराई से आर्टिकल 368 अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा। यहां से आपके जितने माइंड में डाउट बनेंगे सभी को दोस्तों हम इसमें कवर करेंगे और दोस्तों यहां से हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये आर्टिकल हो जाता है और यहां से दोस्तों हर एग्जाम्स में जो यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तभी दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं क्लास में लास्ट तक बने रहना, क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि दोस्तों इसमें अगर हम थोड़ा थ्योरी क्लास अगर हम स्किप करेंगे तो वहां से दोस्तों कुछ पॉइंट हमारे छूट जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा यह हो जाता है अगला पॉइंट में दिया गया है कि राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी, ठीक है, वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और न ही विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब दोस्तों हमारा एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा संविधान संशोधन है आर्टिकल 368, ठीक है, इसके संबंध में जो विधेयक हमारा पास होता है मतलब संसद मतलब जो सदनों से पास होने के बाद में जो राष्ट्रपति आता है तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को पास कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति जो है लौटा सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है, या इसको जो है रोक सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आर्टिकल 368 के तहत जो अधिनियम हमारा मतलब जो विधेयक हमारा पेश होता है तो जो बाद में जो राष्ट्रपति के पास में विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति जो अपनी सहमति राष्ट्रपति जो इस पर बाध्य हो जाते हैं इस पर सहमति देने के लिए, मतलब जो राष्ट्रपति से रोक भी नहीं सकते, ठीक है, और इस पर जो है राष्ट्रपति जो है इस विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकते और इस पर जो है मतलब अपनी सहमति भी मतलब इनको जो है ये बाध्य हो जाते हैं इस पर जो है सहमति देने के लिए, इसको पारित करने के लिए राष्ट्रपति, ठीक है। अब दोस्तों इसी में ही हम आगे देखेंगे कि अगले पॉइंट में हमारा ये दिया गया है
कि जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों हमारे सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति ने भी इस पर अनुमति दे दी, ठीक है, स्वीकृति अपनी दे दी इस अधिनियम पर, मतलब विधेयक पर, तो देने के बाद में विधेयक के बाद में एक हमारा अधिनियम बन जाता है। दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती किसी विधेयक पर, तब तक वह हमारा अधिनियम नहीं बनता। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में वो हमारा एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में देखेंगे कि अर्थात संशोधन अधिनियम बन जाता है। जो हमारा विधेयक होगा वो हमारा संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम हमारा बन जाता है, तथा अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तनों के अनुसार संविधान संशोधित हो जाता है। मतलब जो उसके अंदर जो अधिनियम हमारा आया था, जो उसमें परिवर्तन किए गए थे, उसके अनुसार ही हमारा संविधान में संशोधन कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट, इसमें अगली हेडिंग रहती है, अगली हेडिंग बना करके लिखना कि इसमें जो है ये हेडिंग बनाना कि भारतीय संविधान में संशोधन के प्रकार, यानी जो भारतीय संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं वो कितने प्रकार से हम संशोधन कर सकते हैं, उसी को हम इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दिया गया है, एक तो हम साधारण बहुमत से जो है संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, एक हो जाता है हमारा विशेष बहुमत से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों तीसरा हमारा पॉइंट ये हो जाता है इसके अंदर, संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि अगर राज्य हमारे विधानमंडल, जो हमारे राज्य के विधानमंडल है, ये अपना इसमें समर्थन नहीं है तो विधेयक का क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा, जो हमारा संसद का साधारण बहुमत है, ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा कि इसको किस तरीके से संशोधन किया जाता है। ठीक है, हेडिंग बना करके लिखना दोस्तों इसमें, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, तो इसमें पहले पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि संविधान संशोधन, मतलब जो हमारा भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को साधारण बहुमत अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें दोस्तों हमारा ये होता है कि जो हमारा, अगर हम जो भारतीय संविधान में संशोधन करेंगे, ठीक है, साधारण बहुमत से, तो साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके जो है 50% से एक अधिक होना चाहिए, तब हमारा संविधान में संशोधन हो जाएगा, और इसी को जो साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कहेंगे। ठीक है, और जो हमारा संविधान संशोधन है ये आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं आता, मतलब जो साधारण बहुमत है हमारा, ये हमारा संविधान, जो हमारा अनुच्छेद 368 है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे कि जो साधारण बहुमत है, ठीक है, जो साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होते हैं वो किस किस में हम साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। एक तो हमारा नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना, अगर किसी नए राज्यों को हमारा भारतीय संविधान में शामिल करना होगा, ठीक है, अगर हम भारतीय संविधान में उसको शामिल करेंगे तो हम जो है, या फिर नए राज्य की स्थापना करेंगे तो उसमें जो हमारा संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, संविधान में उसमें जो संशोधन नहीं होगा, मतलब आर्टिकल 368 की उस समय पर आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट में यह आ जाता है कि नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन, जैसा कि हमारा आर्टिकल 2, 3 और 4 में हमारे बताए गए हैं। ठीक है, ये हमारा उसी से संबंधित हो जाता है जो हमारे संशोधन करते हैं आर्टिकल 2, 3, 4 में, तो ये हमारा साधारण बहुमत से हो जाते हैं। आर्टिकल 368 की इसमें जो आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम ये जानेंगे कि राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या फिर निर्माण, जो राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं हमारी बनती हैं, और मतलब जो राज्य के अंदर विधान परिषदों का जो निर्माण वगैरह होता है, ठीक है, मतलब जो हमारा अभी तो 6 राज्यों में मैंने आपको बताया था कि हमारा विधान परिषद है, मतलब जो उनकी स्थापना वगैरह होती है ये भी हमारा साधारण बहुमत से हो जाती है। इसके लिए भी जो हमारा आर्टिकल 368 है इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आप जो है अगले हेडिंग बना करके लिखना कि जो हमारा संसद के में जो है विशेष बहुमत द्वारा जो संविधान संशोधन होता है उसको। ठीक है, संसद में विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा अगला पॉइंट ये कह देता है कि संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन केवल विशेष बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या के प्रतिशत से एक अधिक तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही पास किया जाना चाहिए। मतलब दोस्तों इसमें जो हमारा संसद विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि जो हम अगर संसद के अंदर जो संशोधन हम करेंगे, ठीक है, विशेष बहुमत का मतलब ये होता है जो सदन की कुल सदस्य संख्या है, ठीक है, उसके 50% से एक अधिक, ठीक है, तथा सदन में जो उपस्थित है और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं, ठीक है, उनके 2/3 बहुमत से ही ये पास होना चाहिए, तभी दोस्तों इसको जो विशेष बहुमत कहेंगे। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन होता है वो हम किस किस में जो है संविधान संशोधन उसमें जो है विशेष बहुमत से कर सकते हैं, यानी किस किस के अंदर जो विशेष बहुमत से संविधान संशोधन होता है। ठीक है, एक तो हमारा दोस्तों मौलिक अधिकारों में अगर हम जो संशोधन करेंगे तो दोस्तों हमें जो है इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, और इसमें दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि विशेष बहुमत हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला आया था हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, अगर हम DPSP में जो कोई भी संविधान संशोधन करते हैं तो उसमें भी दोस्तों हमारा विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में अगला पॉइंट हमारा ये होता है अन्य सभी प्रावधान तो प्रथम श्रेणी और जो है तृतीय श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं, उनमें भी जो अगर हम संविधान संशोधन करेंगे तो दोस्तों उसमें भी जो हमारा विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ से
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए किस बहुमत की जो है आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक है, इस तरीके से हमारा, ठीक है। तभी दोस्तों इसमें मैं जो है सभी को कवर करते हुए चल रहा हूं, ठीक है दोस्तों, कुछ छोड़ेंगे नहीं, इसमें बिल्कुल कवर करेंगे। जैसे स्टार्टिंग से हम अपनी पॉलिटी को बिल्कुल डीप करते हुए आए और आगे भी हम दोस्तों डीप करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज हमने भाग जो हमारा 20 कर लिया, ठीक है। अब तो इसके 2 भाग और रह गए हमारे, भाग 21 और 22 को हम दोस्तों कवर कर लेंगे। फिर दोस्तों हमारी जो पॉलिटी है मतलब आर्टिकल 1 से और आर्टिकल 395 तक हम बिल्कुल पूरा कवर अप हो जाएगा हमारा। फिर दोस्तों उसके बाद में जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जो हमारी जो एक्ट वगैरह हम उनको कवर करेंगे और अपना जो दोस्तों जो पॉलिटी का हमारा प्रैक्टिस है उसको कवर अब करते हुए चलेंगे। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना साथ बनाए रखना और दोस्तों चैनल को जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि दोस्तों हमने जो है पॉलिटी को जो है आपने देखा होगा कि आप जो है इतनी गहराई से जो पॉलिटी है आप जो है पैड बैच के अंदर या किसी टीचर के पैड बैच के अंदर ही पढ़ते होंगे, और जो हमने कवर किए दोस्तों हमने बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब जो कवर किया है। अगर दोस्तों आप जो है कोई सी भी पॉलिटी की बुक उठा लेना, ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमारी आपने बुक्स देखी होंगी मार्केट के अंदर, उनके अंदर भी दोस्तों हमारा जो है डायरेक्ट आर्टिकल दे रखे हैं और उनके बारे में थोड़ा सा एक लाइन में बता रखा है, लेकिन हर आर्टिकल को दोस्तों हमने बिल्कुल गहराई से देखा है, ठीक है। तभी दोस्तों आपसे कह रहा हूं कि अपना साथ बनाए रखना दोस्तों, चैनल को जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बस आपसे दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे कि अगली हेडिंग जो बनाएंगे आप, उसमें दोस्तों अगली हेडिंग में आप ये लिखना कि जो संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से, जो संसद के, ठीक है, एक तो हमारा एक साधारण बहुमत से हो गया, दूसरा हमारा विशेष बहुमत हो गया, और दोस्तों तीसरा जो हो जाता है हमारा विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से, ठीक है। अगली हेडिंग में आप जो है तीसरा जो हमारा प्रकार है वो हमारा तीसरा प्रकार ये हो जाता है संविधान संशोधन का, ठीक है। अब दोस्तों इसी में एक पॉइंट हमारा ये दिया गया है कि जो हमारे भारतीय राजनीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य की जो विधानसभाओं की साधारण बहुमत से सहमति आवश्यकता होती है। मतलब जो दोस्तों हमारा ये है, जो हम भारतीय राजनीति के संघीय ढांचे से कोई भी मतलब जो संघीय ढांचे से संबंधित कोई भी अगर हम संशोधन करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर उसमें कुछ प्रावधान जोड़ना चाहते हैं, तो हमको जो संशोधन की आवश्यकता होगी उसमें, तो हमको संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ जो है जो हमारे आधे राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं हमारे, ठीक है, तो जो उनकी विधानसभाओं से साधारण बहुमत से जो उनकी सहमति होने की आवश्यकता इसमें होती है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे, और दोस्तों इसमें यह है हमारा कि इसमें यह जरूरी नहीं है कि सभी राज्य इस विधेयक पर अपनी सहमति दें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हमारे सभी राज्य हैं वो इस पर अपनी सहमति दें। अगर कुछ राज्य भी इसमें सहमति देते हैं तब भी इसमें जो काम हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आधे राज्य अपनी सहमति दे देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है और विधेयक जो पारित हो जाता है। जैसे हमारा सभी राज्य ऐसा नहीं है कि इसमें जो अपनी सहमति दें, जब तक कि हमारा आधे राज्य की विधानसभाओं के द्वारा इसको जो सहमति मिल जाती है तो जो हमारा ये बन जाता है कि विधेयक को हम जो पारित कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी में अगले पॉइंट में आ जाता है कि संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि जिसके भीतर राज्यों को विधेयक पर अपनी सहमति नहीं चाहिए। मतलब संविधान के अंदर दोस्तों ये कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है, मतलब ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि निर्धारित नहीं किया गया है कोई भी समय सीमा कि इस समय सीमा के अंदर जो राज्यों को अपनी सहमति देनी चाहिए, ठीक है, ये संविधान के अंदर दोस्तों जो है कहीं भी नहीं कहा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों हमारा इसमें जो अगले पॉइंट में दोस्तों ये हो जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी पद्धति, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा विशेष बहुमत से जो हम मतलब जो हमारा विशेष बहुमत और आधे राज्यों की जो सहमति से अगर हम बहुमत जो हम संशोधन करेंगे वो किस किस के अंदर हमारा होता है, ठीक है। एक तो राष्ट्रपति चुनाव और उसकी चुनाव की जो पद्धति के अंदर हम संशोधन करेंगे तो हमें जो विशेष बहुमत और राज्यों की जो सहमति से जो हम सहमति मिलेगी तो उसमें हम संविधान संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अगर संघ और राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति होगी तब भी इसकी जो हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब अगले पॉइंट में दोस्तों यह है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की संबंधी जो प्रावधान होंगे, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित जो न्यायालयों से संबंधित जो प्रावधान होंगे, ठीक है, उसमें भी हमारे इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। दोस्तों मैंने इसमें आपको बताया कि हमारा संविधान संशोधन के प्रकार कितने हैं और किन प्रकारों मतलब किस प्रकार से हम संशोधन कर सकते हैं, कौन से से, ठीक है। और उसमें जो है मतलब जैसे साधारण बहुमत से हम किस किस के अंदर संविधान जो हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, विशेष बहुमत से जो हम किस किस के अंदर संशोधन कर सकते हैं, वो दोस्तों हमने इसमें जो सभी को कवर कर लिया है। अब दोस्तों इसी में आप देखना जो संविधान की हमारी मूल संरचना है उसको हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। जो हमारी संविधान की मूल संरचना है इसको दोस्तों हेडिंग बना लेना आप, संविधान की मूल संरचना, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमारा पहला पॉइंट ये दिया गया है कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा उन सिद्धांतों के समूह को संदर्भित करता है जिन्हें आवश्यक माना जाता है कि जिन्हें
संसद द्वारा संशोधनों के माध्यम से नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों हमारा इसमें यह है, संविधान की मूल संरचना में यह बताया गया है कि हमारा जो हमारा भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, ये उन सिद्धांतों को दिखाता है, ये उन सिद्धांतों को दर्शाता है जिन्हें संशोधन द्वारा, जैसे जिन्हें मतलब जो है जिन्हें संसद के संशोधनों द्वारा, मतलब जो संसद मतलब इसमें यह है कि जो हमारा संविधान का मूल ढांचा है उसमें दोस्तों यह है कि जो है संशोधन, जो हमारे संसद के द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं उसके माध्यम से दोस्तों उसको नष्ट नहीं किया जा सकता और उसमें जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों इसमें संविधान की जो मूल संरचना है इसमें जो संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब जो उनको खत्म नहीं किया जा सकता, उन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों एक केस आया था हमारा, उस केस को हम देखेंगे जब उसमें जो संविधान के मूल ढांचे में जो है परिवर्तन किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा यह है कि संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है कि लेकिन ऐसा ऐतिहासिक केस बनन भारतीय मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में स्थापना की गई थी। यानी दोस्तों जैसा कि उसमें हमारा पहले बताया गया था कि जो संविधान की मूल संरचना है, जो हमारा गोलकनाथ केस आया था उसमें कहा गया था कि जो संविधान की मूल संरचना है उसमें हमारा संशोधन नहीं किया सकता। लेकिन दोस्तों 1973 में एक हमारा केस आया था, केशवानंदा भारती केस। ठीक है, केशवानंदा भारती मामले में दोस्तों इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी और ये दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। ठीक है, और इसमें दोस्तों हम जो हमारा केशवानंदा भारती केस है इसको दोस्तों हम एक क्लास लेकर के इसको दोस्तों 20 से 30 मिनट की हमारी क्लास होगी और दोस्तों यहाँ से जो है यूपीएसआई के अंदर हमारा और दोस्तों हमारा जो संघलोक सेवा आयोग है वहां से दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलता है। और दोस्तों ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से जो केस जो हमारा यूपीएसआई का, ठीक है, और जो हमारा यूपीपीएससी एमपीपीएससी वगैरह, ठीक है, यहाँ से जो केशवानंदा भारती केस है यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम एक अलग क्लास में जो कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों इस केस में हमारा कि जो हमारा संविधान की मूल संरचना है, मूल ढांचा है, उसमें भी संशोधन कर दिया गया था और इसी के द्वारा हमारा पहला संविधान संशोधन जो है प्रस्तावना में हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे, इसमें कहा गया था कि मूल ढांचे का सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति पर अंकुश लगाता है और यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के मूल चरित्र, सिद्धांत और अंतर्निहित ढांचा अक्षुण्ण रहे तथा इसकी भावना जो है सुरक्षित है। मतलब दोस्तों इसमें यह बताया गया था कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब जो उसमें कुछ भी उसमें छेड़छाड़ वगैरह नहीं कर सकते और ये संसद की जो शक्ति है संशोधन करने की, इस पर यह हमारा रोक लगा देता है। फिर बाद में दोस्तों जो इसका हमारा जो मूल चरित्र है हमारा संविधान का जो सिद्धांत है, ठीक है, और जो इसका ढांचा है इसमें मतलब जो सुरक्षित रखने के लिए इसमें यह बात कही गई थी। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हमारा अगला आता है कि संविधान संशोधन जो है हमारा आर्टिकल 368 जो इसके महत्व है, इसके क्या क्या हमारे महत्व हो जाते हैं आर्टिकल 368 के। तो दोस्तों हमारे इसमें जो महत्व है, एक तो शासन में अनुकूलन जो अनुकूलनशीलता होती है, ये हमारा इससे आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन के तहत इसमें आती है। ठीक है, और नए अधिकारों को जो शामिल करना, और जो संविधान संशोधन के द्वारा आपने देखा होगा कि हम नए अधिकारों को भी इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में दोस्तों हमारा यह है कि नए अधिकारों का जो विकास करना, उभरते मुद्दों पर ध्यान देना और सामाजिक सुधार लेकर के आना, यह हमारे संविधान संशोधन के दोस्तों इसमें जो है महत्व हो जाता है। और दोस्तों हमारा यहाँ से जो है कथन के रूप में जो है यहाँ से हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे जो संशोधन जो हमारा संशोधन जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसकी आलोचना जो है किस तरीके से हमारी हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसी में हम आप हेडिंग बना करके इसमें लिख ले नोट्स में अपने कि जो हमारा संविधान संशोधन प्रक्रिया की जो आलोचना है वो किस तरीके से जो हमारी हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारे पहले पॉइंट में कहा गया है कि संविधान में संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सम्मेलन या फिर संवैधानिक सभा का जो है प्रावधान नहीं है। यानी कि इसमें यह है जो संविधान संशोधन करने के लिए हमारा कोई विशेष निकाय नहीं बनाया जाएगा और कोई संवैधानिक सभा वगैरह नहीं की जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ सदन के अंदर ही हमारा पेश होंगे। ठीक है, अगले पॉइंट में दोस्तों हमारा बताया है कि संविधान में संशोधन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। मतलब जो हम संविधान में संशोधन करेंगे उसमें जो है किसी विशेष प्रक्रिया का जो है प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, अब दोस्तों अगले पॉइंट में हमारा ये बताया गया है कि संशोधन शुरू करने की शक्ति जो है केवल संसद के पास है। जैसा कि दोस्तों मैं अभी आपको बता करके आया हूं, जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, ठीक है, जो संविधान में संशोधन की जो मतलब जो प्रक्रिया शुरू होगी वो केवल जो हमारे देश की संसद को ही प्राप्त है। ठीक है, संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों अभी पीछे हमने अपनी क्लास में देखा कि जो संसद के जो एक हम संशोधन करेंगे, ठीक है, जो संविधान के जो संशोधन करेंगे, ठीक है, तो संशोधित जो करने का अधिकार दिया गया है ये हमारे देश की संसद को इसमें अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये राज्य विधानमंडलों द्वारा नहीं हो सकता। अब दोस्तों हमने जो इसमें आर्टिकल 368 को बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आर्टिकल 368 हमारा बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों हमने कवर कर लिया। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं आपने दोस्तों शायद इतनी गहराई से आर्टिकल 368 को बिल्कुल कवर किया था। दोस्तों हमारे इसमें
इसमें इसको इतने गहराई से देखने का उद्देश्य यही था, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा हर एग्जाम से पूछा जाता है और दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण हमारा आर्टिकल ये हो जाता है। ठीक है, बस दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि दोस्तों आप क्लास को शेयर नहीं करते तो थोड़ा उसमें जो है दोस्तों डिमोटिवेट फील होता है। और दोस्तों आप क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है, और दोस्तों चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप, तो दोस्तों इसमें दोस्तों हमें ही मोटिवेशन मिलता है और दोस्तों हमें भी और लगता है कि हाँ और अच्छे तरीके से पढ़ाई चाहिए। और दोस्तों ऐसा ही मैंने आपको हर क्लास में बता रहा हूँ कि हम जो और भी बेहतर अपने क्लासों में अपने करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बस दोस्तों यही रिक्वेस्ट है। और दोस्तों क्लास को जो है पूरी देखना, क्योंकि दोस्तों ये इसमें जो सभी जो स्लाइड पर मैं लिख करके लिखा हूँ सभी दोस्तों इसमें हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।